अच्छा जी गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स के जो है हम लोग पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सारे के सारे ये जो पूरा का पूरा हमारी सीरीज़ है एएस फिज़िक्स की, ओ लेवल्स की और A2 की, इसमें हम लोग सारा सिलेबस अगले 30-35 डेज़ में कर रहे होंगे। मेक श्योर कि आप जो है चीज़ों को लेके चलें, ठीक है। द एम्पेयर मीटर्स एंड सेकेंड्स आर एसआई बेस यूनिट्स। अगर आप लोग थोड़ा सा मूव बैक करें तो हम लोगों ने बेस यूनिट्स ये 7 पढ़े थे। लेक्चर चारों प्लीज़ देख लीजिएगा बिफोर मूविंग ऑन टू दिस वीडियो। अच्छा जी, मोल ले लेते हैं, कैंडेला ले लेते हैं, एम्पेयर्स ले लेते हैं, ठीक है जी। मोल ले लेते हैं, कैंडेला ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एसआई बेस यूनिट्स ऑफ म्यू। अब बोलता है एवरेज डे वेलोसिटी v इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास F फोर्स है एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, E चार्ज है, एसआई बेस यूनिट्स ऑफ म्यू। अच्छा, स्पीड टाइम्स E ओवर F मेरे पास वो सब्जेक्ट बन जाएगा जिसकी मुझे बेस यूनिट्स निकालने हैं। स्पीड है मीटर्स पर सेकेंड, चार्ज जो होगा वो हमारे पास होता है एम्पेयर सेकेंड्स, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। और जो फोर्स है दैट इज़ kg/m/-2। तो चार्ज में हमारे पास एम्पेयर सेकेंड और kg/m/-2। थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, s ऊपर जाके +2s और s नेगेटिव नेगेटिव ख़त्म, s2a kg-1। तो kg-1 s²a, ये हमारे पास बेस यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। डिफाइन फोर्स, फोर्स हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी। एसआई बेस यूनिट फोर्स की kg/m/-2 हो जाएंगे। और इसी का पार्ट मैंने नीचे ज़रा कॉपी किया हुआ है। इस इक्वेशन में से हमें जो है इसको एप्सिलॉन को जो है इसके बेस यूनिट्स निकालने हैं इस ई के। सबसे पहले मैं ई को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो हमारे पास Q1 Q2 ओवर r² ये आ जाएगा। 4 हम लोग कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ है, इनको हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं कर रहे होते। ई की वैल्यू निकालने के लिए Q एम्पेयर सेकेंड्स, R इज़ मीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास ये है, सॉरी ये मैंने अच्छा ये फोर्स नीचे आ जाएगी, यहाँ पे F है, ठीक है। और फोर्स की जगह में फोर्स के यूनिट्स kg/m/-2, ठीक है जी। जो थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करूँगा देखिएगा, एम्पेयर स्क्वायर s² डिवाइडेड बाय m³ kg/s-2। अच्छा, ये यहाँ पे भी और फर्दर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा a² s4 kg-1 m-3 एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये इसका जो है बेस यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन होगी। Compare figure 1.1 to indicate whether each of the quantities is a vector or a scalar. तो power is a scalar quantity, temperature is also scalar, momentum is vector। अच्छा जी, ये हमारे पास स्केलर वेक्टर का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, इसको देख लेते हैं, ठीक है जी। An aircraft is traveling in the wind. Figure 1.1 shows the velocities for the aircraft in still air and for the wind. The velocity of the aircraft is still in the still air is 95 meters per second in the west, ठीक है, to the west. The velocity of the wind is 28, ठीक है, 65 degrees पे। On figure 1.1 draw the errors of the resultant, ठीक है, determine the magnitude of the resultant velocity of the aircraft। अच्छा, जैसे इसको याद हो, ये मैंने लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था, जो है वो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मैं फिर भी इसको जो है देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वेलोसिटी का वेक्टर है। टिप टू टेल मेथड के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ जो है प्लेस कर दिया और मैंने कहा कि यार ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब याद करें कि ये स्ट्रेट जो लाइन है इसका जो टोटल एंगल होगा दैट इज सपोज टू बी 180। तो हमारे पास जो ये एंगल बच जाएगा वो हमारे पास
जो ये वाला वो 115 बचेगा. This value is 95, this value is 28, तो over here it will also be 28. अब हम लोगों ने resultant velocity निकालनी है. Basically if you observe this, it's a triangle. ठीक है, ये एक triangle है जिसमें हमें जो है एंगल के सामने वाली साइड निकालनी है. तो मैं कोसाइन रूल यूज़ करूँगा इसमें. a square is equals to b square plus c square minus 2 bc cos theta. रिजल्टेंट हमें नहीं पता. 28 स्क्वेड प्लस 95 स्क्वेड माइनस 2 टाइम्स 28 टाइम्स 95 कॉस ऑफ 115. इस पूरी चीज़ को आपने जो है कैलकुलेटर में प्लग इन करना है. मेरे पास रिजल्टेंट जो है 109.8 आ जाएगी. मैं इसको 1110 मीटर्स पर सेकंड ले लेता हूँ. ठीक है जी, ये मेरे पास रूट करके वैल्यू आ रही. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. द ड्रैग फोर्स एफ डी एक्टिंग ऑन द स्फीयर मूविंग थ्रू द फ्लूइड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. ठीक है जी, एक ड्रैग फोर्स दी हुई है. वेयर के इज द कांस्टेंट, ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, वी इज द स्पीड ऑफ द स्फीयर. ठीक है, डिटरमाइन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ के. मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूँ, थोड़ा सा यहीं सॉल्व करता हूँ. अच्छा जी, हमारे पास के को मैं पहले सब्जेक्ट बनाता हूँ. फोर्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी वी स्क्वायर. फोर्स है ड्रैग फोर्स, तो के जी मीटर के जी एम एस माइनस 2 हो जाएगी. फोर्स डेंसिटी का यूनिट्स के जी पर मीटर क्यूब होते हैं, के जी एम माइनस 3. और जो स्पीड है दैट इज़ गोइंग टू बी मीटर्स पर सेकेंड, और क्योंकि स्क्वेयर्ड है तो ये इसके ऊपर स्क्वेयर भी आ जाएगी. तो थोड़ा सा के जी से के जी को कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. एम एस -2 डिवाइडेड बाय एम की पावर -3 एंड +2 विल बी -1 एंड एस इज गोना बी -2. ठीक है, ये भी कैंसिल आउट जाएगा. द बेस यूनिट्स विल बी एम स्क्वेयर्ड. गाइस पार्ट बी में मूव करते हैं. अ बॉल ऑफ वेट 1.5 न्यूटन्स फॉल वर्टिकली फ्रॉम द रेस्ट इन एयर. The drag force acting on the ball is given by the expression in A. The ball reaches the constant terminal speed of 33 meters per second. ठीक है, ठीक है. Assume that the thrust acting on the ball is negligible and the density of the air is uniform. For the instant when the ball is traveling at the speed of 25 meters per second, determine the drag force on the ball. अच्छा बेटे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है. अब यार जो इक्वेशन ऊपर उसने दी हुई है ड्रैग फोर्स की इक्वल्स टू के रो वी स्क्वायर. इसमें से ये बोल रहा है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, के तो डेफिनेटली है ही कांस्टेंट, और मुझे ड्रैग फोर्स निकालनी है जब स्पीड 25 थी. अब यार इतना ज़्यादा टेक्निकल है ये क्वेश्चन कि अब टर्मिनल स्पीड पे वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्सेस लगने वाली बराबर हो जाती हैं. अब ड्रैग फोर्स इज बेसिकली आल्सो नेम गिवन टू द एयर रेजिस्टेंस. तो वेट जब हमारे पास 1.5 है, तो अगर मैं ड्रैग फोर्स की जगह 1.5 लिख रहा हूँ, फॉर अ फैक्ट कि ये सिर्फ तब हो सकता है जब मेरी स्पीड 33 स्क्वेयर्ड हो, 33 हो, क्योंकि ऐसी पोजीशन में हमारे पास जब टर्मिनल स्पीड की बात करते हैं तो वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाती हैं और वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाती हैं. तो यहाँ पे मेरे पास के और रो का प्रोडक्ट 1.38 10 की पावर -3 आ रहा है. क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू ही लिख रहा हूँ. ठीक है, अलग अलग निकाल ही नहीं सकता. सवाल की अच्छी खासी जो है टेक्निकलिटी थी. इसके बाद बेटा मैंने ये सेम फार्मूला फिर से अप्लाई किया. ठीक है, के और इसका प्रोडक्ट मैं निकाल चुका 1.38 10 टू द पावर -3, और इसको मैं अब मल्टीप्लाई करूँगा 25 से, और इससे मेरे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 0.86 ड्रैग फोर्स की, जो किस पे थी 25 मीटर्स पर सेकेंड पे थी. बहुत अच्छा सवाल था ये. द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल. अच्छा जी, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए है. फॉरवर्ड फोर्स विल बी द वेट, बैकवर्ड फोर्स ड्रैग इस वक्त 0.86 लग रही थी,
मास मेरे पास वेट है तो मैं डेफिनेटली वेट को बस डिवाइड कर दूं, ग्रेविटी से मास आ जाएगा और एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है, ठीक है। तो 1.5 माइनस 0.86 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, तो जो मेरे पास एक्सेलरेशन आ रही है दैट्स 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की वर्किंग थी। डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इन बी एज इट स्पीड्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 33 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, 0 to 33 जो है एक्सेलरेशन इसकी जो है कम होगी, ठीक है। इट विल बी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काइनेमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं चाह रहा था कि इसको काइनेमेटिक्स पे रखें, बट येट अगेन समझ लीजिएगा जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है शुरू में, दैट्स गोना बी 9.81। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ ए ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स रिड्यूस होगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी और इवेंचुअली 33 मीटर्स पर सेकंड में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई रिजल्टेंट फोर्स उस पर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डिफाइन पावर। पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। शो दैट द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज kgm स्क्वायर s माइनस 3। तो पावर बेसिकली वर्क डन ओवर टाइम ले लेते हैं, ठीक है। वर्क डन हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम है, ठीक है। आप लोग इसको निकाल लेंगे तो ये kgm स्क्वायर s माइनस 3 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। all bodies radiate energy. The power P radiated by a body is given by the equation this, where T is the thermodynamic temperature of the body, A is the surface temperature of the body, and K is a constant. Determine the SI base units of K. Okay जी, power over AT4 मेरे पास K सब्जेक्ट आ जाएगा। SI यूनिट पावर का इज बेसिकली गिवन ओवर हेयर, निकाल भी लिया हम लोगों ने, S की पावर -3। एरिया इज ऑलवेज इन मीटर स्क्वेयर, टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन, ठीक है जी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। माई फाइनल वर्जन विल बी kgs -3 K -4। स्केच द वेरिएशन ऑफ टी स्क्वायर ऑफ P, ठीक है। ये देखें ये इक्वेशन है, P इज इक्वल्स टू KAT4, तो ये y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि ये तो y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर है। अच्छा, ये यार थोड़े से कांस्टेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है जी। बहुत बेसिक सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कांस्टेंट ग्राफ है, तो अगर आप इसको याद रखेंगे y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर का जो कर्व होता है, ये हमेशा इस तरीके से बनता है, ठीक है जी। mx स्क्वायर का कर्व इस तरीके से बनेगा। प्लस सी नहीं है तो कोई कांस्टेंट इसमें है नहीं, तो हमने सिर्फ वन साइड पे बनाना है, तो ये इस तरीके से जो है एक कर्व बन जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर का। ये इतना मैं कैसे पहुंचा यार, मैंने देखा कि ये टी स्क्वायर है यहाँ पे। अगर ये लेट्स सपोज इस इक्वेशन में ये p इज इक्वल्स टू KAT स्क्वायर होता तो ये y इज इक्वल्स टू KX का ग्राफ बनता, जो कि स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन बनता। बट ये स्क्वायर का ग्राफ है तो थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ी बेसिक ग्राफ्स, y इज इक्वल्स टू mx का, y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर का, y इज इक्वल्स टू mx क्यूब का, थोड़े बहुत देख लीजिएगा, काम आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस। स्टेट टू SI यूनिट्स अदर देन किलोग्राम्स मीटर इन सेकेंड। SI बेस यूनिट्स एम्पेयर्स, मोल। डिटरमाइन द SI बेस यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी हम लोग ओ लेवल्स में ही पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को लेक्चर में करवाया भी था। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर।
तो रेजिस्टेंस टाइम्स एरिया ओवर लेंथ इज बेसिकली इक्वल टू रेजिस्टिविटी। अगर आप लोग याद करें, थोड़ा सा लेक्चर पे जाएं, तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट्स वगैरह निकाले थे, ठीक है जी। अगर किसी को नहीं याद तो लेक्चर नंबर 1 जो हमारा बेस यूनिट्स का है उसको गौर से देखिएगा। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से रेजिस्टेंस के यूनिट्स को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारी वर्किंग करनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस के यूनिट्स को अब एरिया के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और लेंथ के यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एज रेजिस्टिविटी के यूनिट आ जाएंगे, दैट इज़ गोना बी के जी एम क्यूब एस -3 a-2। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी के एसआई बेस यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस के यूनिट्स और जो यूनिट्स मैंने याद करने को कहा था लेक्चर नंबर 1 में एसआई बेस यूनिट्स के, वो सारे आप लोगों को याद होने चाहिए। बहुत हेल्प हो जाती है जब आप लोग जो है इसको सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को। A wire of cross section area 1.5 millimeter square and the length of 2.5 millimeters resistance 2.5 resistance of 0.030 ohms, ठीक है। तीनों चीज़ें दी हुई हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, रेजिस्टेंस दी हुई है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इन नैनोमीटर्स। मीटर मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए -6 हो जाएगा, ठीक है। एरिया रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू फॉर्मूला बना चुके हैं, आर ए ओवर एल है। रेजिस्टेंस इज गिवन दैट्स 0.03, एरिया 1.5 10⁻⁻6 मिलीमीटर से मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10⁻⁻6 है, ठीक है। लेंथ इज 2.5, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.03 टाइम्स 1.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2.5। मेरी रेजिस्टिविटी आ रही है 1.8 टाइम्स 10⁻⁻8। मुझे इसको नैनो में देना है तो मैं 18 नैनो ओम मीटर्स दे दूंगा, ठीक है जी। ये मैंने 10⁻⁻9 में डाला है, नैनो 10⁻⁻9 होता है। स्टिल लेक्चर नंबर 1 में इस चीज़ पे भी हम लोगों ने काम किया था, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा जी, क्या बोल रहा है कि स्टेट व्हाट इज़ मेंट बाय प्रिसिशन, ठीक है। तो प्रिसिशन बेसिकली आपने ऑलरेडी, मैंने जो लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया था। प्रिसिशन की जो डेफिनेशन है वो हम लोग हमेशा ऐसे याद रखते हैं कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स रादर देन इट्स करेक्टनेस। तो मेरे ख्याल से तो ये डेफिनेशन जो होगी बहुत बेटर है कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द इवेंट्स रादर देन इट्स करेक्टनेस, ठीक है। तो वैल्यूज़ कितनी करीब करीब होते हैं वो चीज़ हमारे पास प्रिसिशन में आ जाती है, ठीक है जी। एक्सप्लेन why the precision in the value of the resistivity is improved by using a micrometer screw gauge rather than a meter rule to measure the diameter of the wire। अच्छा, बोला माइक्रोमीटर जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज क्यों है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिसिशन वैल्यू रेजिस्टिविटी इज इम्प्रूव बाय, ठीक है। बेटे याद रखिएगा, माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट होता है, जो मिनिमम वैल्यू जो है वो 0.01 मिलीमीटर होती है, जहाँ पे मीटर रूल की जो होती है हमारे पास वो 0.1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग जो है मीटर रूल, क्योंकि हमारे पास उसकी एरर्स, अनसर्टेनिटी कम है, अनसर्टेनिटी इसकी कम होती है, तो देयरफॉर इसकी जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कम हो जाती है। तो जब अनसर्टेनिटी कम होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, तो ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे रहा होता है। मूविंग ऑन, डिटरमाइन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, याद रखिएगा, स्ट्रेस बेसिकली फोर्स ओवर एरिया होता है, ठीक है। स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स ओवर एरिया। फोर्स के जी ms-2 हो जाएगी और एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो के जी m-1 s-2 ये हमारे पास स्ट्रेस हो जाएगा। और ये बेसिकली प्रेशर के ही तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग इसको डिफॉर्मेशन में इसी सीरीज़ में आगे जाके पढ़ेंगे थोड़ा सा फ्यूचर में। A beam PQ is clamped
सो दैट द बीम इज़ हॉरिजॉन्टल, हैज़ अ मास ऑफ 500 ग्राम्स। ठीक है, काफ़ी डिटेल है। डिटरमाइन ई इन जी पी ए। ठीक है, वैल्यूज़ दी हुई हैं यार। अच्छा जी, क्वेश्चन है, सही है, देख लेते हैं इसको भी। अच्छा जी, द लेंथ एल ऑफ द बीम ऑफ द एज। ठीक है, एल की वैल्यू 60 सेंटीमीटर दी हुई है, कन्वर्टिंग इट टू मीटर्स। फिर हमारे पास जो है विथ दी हुई है बी की, जो बी से दी हुई है। ठीक है, विथ की वैल्यू 30 मिलीमीटर्स है, तो इसको कन्वर्टिंग इनटू मीटर्स। थिकनेस दी हुई है, ठीक है, मिलीमीटर में दी हुई है, कन्वर्टिंग इनटू मीटर्स। मटेरियल ऑफ द बीम हैज़ यंग्स इन मॉडुलस ई। ठीक है जी, ई निकालना है। ठीक है जी, टाइम पीरियड भी दिया हुआ है 0.58 सेकेंड्स, और मास ऊपर दिया हुआ था जो कि 500 ग्राम्स था। अब जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज़। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। सो 6 टाइम पीरियड की जगह पे टाइम पीरियड 0.58 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर ई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मैं पहले इसमें वैल्यूज़ प्लग इन कर देता हूँ। टाइम पीरियड 0.58 है, इट्स इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ 4 टाइम्स मास इज़ 500 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है जी, लेंथ भी दी हुई थी इन्होंने 60 टाइम्स 10⁻²। ई की वैल्यू निकालनी है। पी इज़ गिवन दैट इज़ 30 टाइम्स 10⁻³ एंड देन डी इज़ 5 टाइम्स 10⁻³ ठीक है, सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करना है बेसिकली इसे। ठीक है, 0.58 डिवाइडेड बाय 2 पाई, देन यू हैव टू स्क्वायर द वैल्यूज़। ठीक है, इससे रूट हट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स 0.5 टाइम्स 60 इंटू 10⁻²। ई भी इधर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻³ और 5 इंटू 10⁻³। ठीक है, अपने पास को सॉल्व कर लें सब लोग। अच्छा जी, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.94 10⁻6। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट गीगा में 10⁻6 कर दिया, तो 0.94 मेरी वैल्यू आ जाएगी। द क्वान्टिटीज यूज टू डिटरमाइन E should be measured with accuracy and with precision. Explain the difference between accuracy and precision. Accuracy and precision में वही बेटा, precision जो होती है how close the values are, and accuracy is कि कितनी वो जो है उसका एवरेज ट्रू वैल्यू के करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स रादर देन इट्स करेक्टनेस, ये प्रिसिशन हो जाएगी। एंड एक्यूरेसी इज़ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड द ट्रू वैल्यू, तो ये एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन है। ठीक है, in a particular experiment the quantities n and t are measured with the same percentage uncertainty. Student explain which of these quantities contributes more to the uncertainty of the value of E. अच्छा जी, L और T दोनों को सेम अनसर्टिनिटी है। ठीक है, तो क्योंकि L के ऊपर बेटे क्यूब है, ठीक है, तो डेफिनेटली L की वैल्यू जो है वो ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, इवन मैं स्क्वेयरिंग भी करूँगा तो क्योंकि L has cube, that means it will be contribute more. Moving on. The two forces have a magnitude of 5 Newton and 12 Newton act
from the same point on the object, calculate the magnitude of the resultant force R on the forces acting. ठीक है जी. Two forces of magnitude 5 and 12 act in the same point on the object. Calculate the magnitude of the resultant force acting in the opposite. अच्छा देखो सेम ऑपोजिट डायरेक्शंस पे रिजल्टेंट फोर्सेस एक्ट करेंगी तो 5 और 12 का रिजल्टेंट माइनस करके आ जाएगा. 7 न्यूटन्स. अच्छा जी. इन राइट एंगल्स टू वन अनदर. अच्छा जी. अगर एक फोर्स 5 न्यूटन की इधर लगती है और एक फोर्स जो है 12 न्यूटन की इधर लगती है तो टिप टू टेल मेथड पर पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो, चलो थोड़ा सा मैं इसको और ज़्यादा जूम कर देता हूँ, बाद में इशू ना हो किसी को. तो एट राइट एंगल्स का मतलब तो ये है कि एक फोर्स इस तरीके से है. ठीक है. 12 न्यूटन वाली फोर्स है और एक 5 न्यूटन की फोर्स है, दोनों राइट एंगल्स पे है. रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो यू हैव टू रूट इट. ठीक है. थर्टीन आ जाएगी बेटा रिजल्टेंट फोर्स. मूविंग ऑन. An object X rests on a smooth horizontal surface. Two horizontal forces act on X as shown in figure 1.1. ठीक है जी. Use the resolution of forces or a scale diagram to show the magnitude of the resultant forces. ठीक है. अच्छा जी. बेटे टिप टू टेल मेथड को ही यूज़ करते हैं. ठीक है. ये हमारे पास 55 न्यूटन की फोर्स है. इसको मैंने ऑलरेडी टिप टू टेल ही हुआ है तो हमें इस इशू ही नहीं है. तो डायरेक्टली रिजल्टेंट आ जाएगा. ठीक है. हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए. बेटा कोसाइन रूल लगा लेते हैं. थोड़ा सा डायरेक्ट देखिएगा. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 55 टाइम्स 18 कॉस ऑफ 115. ठीक है. ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी. $64.7 न्यूटन्स. ठीक है. वर्किंग नीचे नहीं की. 64.7 न्यूटन्स जो है इसकी वैल्यू आ रही है. डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द 55 न्यूटन फोर्स. एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द 55 न्यूटन फोर्स, ये वाला एंगल मांग रहा है. अच्छा जी. फिर से कोसाइन रूल लग सकता है इसमें. ठीक है. यहाँ साइन रूल भी लगा सकते हैं. साइन रूल लगा लेते हैं. साइन 115 divided by the opposite force, that is 64.7 is equals to sin x over the opposite side is 18. ठीक है. साइन रूल की वर्किंग आपको याद होनी चाहिए. साइन ए ओवर ए इज इक्वल्स टू साइन बी ओवर बी. आर की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है जी. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग दैट 18 टाइम्स साइन 115 डिवाइडेड बाय 64.7 14.6. तो एंगल इज बेसिकली 14.6 degrees. A third force is now applied to X in the opposite direction to the resultant force in B. ठीक है जी. अब एक तीसरी फोर्स है that is applied in the opposite direction to the resultant force in B. ठीक है जी. 80 न्यूटन्स की. ठीक है. एक्सेलरेशन के लिए फाइनल फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए. ठीक है. बड़ी वाली फोर्स 80 है. ठीक है. जो बैकवर्ड फोर्स होगी वो 64.7 हो जाएगी. मास इज गिवन. एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकालनी है. ऑलरेडी रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास थी. मैंने उसमें से, आप चाहो तो इसको ऑपोजिट कर सकते हो. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है. तो अलाउड होगा क्योंकि एक्सेलरेशन मांग रहा है. ठीक है. एकदम से हाँ हो सकता है कि मैं उसमें अगर बड़े में से छोटे को माइनस करता हूँ, बेसिकली डिसेलरेशन निकाल रहा हूँ मैं. ठीक है. 80
-64.7 डिवाइडेड बाई 2.7, तो मेरी जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड मांगा हुआ है वैसे भी, तो मैंने इसलिए जो है कोई साइन ज़्यादा वो नहीं किया, मैंने बड़ी वाली वैल्यू को रख दिया। मैंने कहा यार ऐसे से मैग्नीट्यूड मिल जाए, नंबर मिल जाए मुझे, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कि डिफाइन प्रेशर। प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ऐसे बेस यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू दी हुई है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास के जी एम एस -2 से आ जाएगी, एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर से आ जाएगा। सॉल्व करोगे आपके पास के जी एम -1 एस -2 आ जाएगा, ठीक है जी। Gas flows through the narrow end nozzle of the pipe, ठीक है। Under certain conditions, the mass m of the gas that flows through the nozzle in a short time is given by this. K is constant with no units. C is the quantity that depends on nozzle size. Rho is the density of the gas arriving at the nozzle. P is the pressure, ठीक है जी। SI base units of P. चलो यार इसको वहीं पुट करते हैं, ठीक है। मास केजी में है, टी बेसिकली हमारे पास जो है टाइम दिया हुआ है तो सेकंड्स है। के इज़ अ कांस्टेंट, कोई यूनिट्स नहीं है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सी अननोन है, ठीक है। रूट ऑफ ये डेंसिटी है तो के जी एम -3 और पी प्रेशर है के जी एम -1 एस -2, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, के जी ओवर एस तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसको रूट के अंदर वाली वैल्यूज को देखिएगा, के जी और के जी स्क्वायर हो जाएगा, और m -3 -1 m -4 हो जाएगा, s विल बी -2। रूट करते हैं, पावर्स हाफ हो जाएंगे। इंडाइसेस ओ लेवल्स मैथ्स, IGCSE मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये के जी ओवर एस है इज इक्वल्स टू एस, हाँ पावर हाफ हो जाएंगी, ये के जी रह जाएगा, सॉरी यहाँ सी है, के जी एम टू द पावर -2 एस टू द पावर -1, ठीक है। फाइनली मैं सारी इधर सॉल्व कर रहा हूँ, के जी ओवर के जी एम -2 एस -1 एस इक्वल सी, ये कैंसिल, के जी कैंसिल, सी की वैल्यू हमारे पास एम स्क्वायर आ रही है, ठीक है। A list of quantities are either scalars or vectors as shown in figure 1.1, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर है, एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर, मोमेंटम वेक्टर होता है, पावर स्केलर होती है, टाइम इज स्केलर, वेट इज वेक्टर, ठीक है। कंप्लीट फिगर 1.1 टू इंडिकेट वेदर ईच क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, ठीक है, हो गया। द गर्ल रन्स 120 meters due north in 15 seconds. 120 meters due north in 15 seconds. 80 meters to east, ठीक है जी। ड्रॉ एंड लेबल द रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसको वो लेके बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है वैल्यूज़ लेके स्केल से कि 10 मीटर्स टू रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बन जाएगा। स्केच वेक्टर डायग्राम, ओके जी, हो गया, ठीक है। कैलकुलेट फॉर द गर्ल द एवरेज स्पीड। अच्छा जी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 120 प्लस 80 दैट्स गोना बी 200 ओवर टोटल टाइम इज गोना बी 27, तो 200 डिवाइडेड बाय 27, 7.4। अच्छा जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल पाथ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले यार एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अच्छा, ये स्पीड थी ऊपर ना, अब वेलोसिटी मांग रहा है, तो
144.2 आ रहा है। 144 मीटर्स की जो है एवरेज डिस्प्लेसमेंट है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हो जाएगा, टाइम इज स्टिल 27 सेकेंड्स, ठीक है। टोटल टाइम ले रहे हूँ, ठीक है। मेरी वैल्यू आ रही है 5.3, 5.33, तो 5.3 हमारे पास मीटर पर सेकेंड इसकी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से। अब एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मांग रहा है ना, रिस्पेक्ट द, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड द एंगल रिस्पेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल पाथ। अच्छा, ये वाला एंगल मांग रहा है, ये वाला एंगल मांग रहा है। अच्छा, तो ये सोका टुआ से निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, एंगल की वैल्यू 33.7 आ जाएगी। मूविंग ऑन, ये थोड़ा सा जो है इसका जो ये पहला वाला पार्ट है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से हो जाएगा वैसे, बट ये कि इसको वेव से थोड़ा सा लिंक है, तो इसलिए मैं जो हूँ नहीं देख रहा, ठीक है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर बाकी में पिकोमीटर्स में लाना है। खैर, ये स्केलर वेक्टर है, इसकी भी मैंने जो है रिकॉर्डिंग मेरे स्केलर वेक्टर की वीडियो में मौजूद है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को जो पार्ट डी है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ख़ुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन 12 वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डन, ठीक है। क्वेश्चन आगे के ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसके क्वेश्चंस जो है जितना हम लोगों ने किया इससे काफ़ी सिमिलर हैं, ठीक है। कोई येट अगेन किसी को बुक चाहिए हो, चीज़ें चाहिए हो, तो दे कैन आस्क मी, ठीक है। मेरे ख्याल से इतने में हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस। एक और वीडियो उसकी पास में उसकी और करेंगे, ठीक है। उसमें भी हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर दिस वीडियो लेट्स कीप इट टिल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।